हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? और हमारे विकल्प हैं ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री या ऑपरेशन देवी शक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा। दोस्तों, आप सभी को बिल्कुल ज्ञात ही होगा कि अभी रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहे, जिसके कारण वहां जितने भी भारतीय नागरिक थे उनकी निकासी के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। अब हाल फिलहाल में कुछ जो महत्वपूर्ण निकासी ऑपरेशन हुए हैं भारतीय नागरिकों को सुरक्षित अपने देश लाने के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वर्ष 2021 में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। और आप सभी को बिल्कुल पता है कि तालिबान के द्वारा जब अफगानिस्तान में कब्जा किया गया था, उस समय जितने भी भारतीय नागरिक वहां फंसे थे उनको सुरक्षित देश वापस लाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। पिछले ही वर्ष कोविड के दौरान 2 अभियान चलाया गया था, जिसमें से एक था आपका वंदे भारत अभियान और दूसरा था ऑपरेशन समुद्र सेतु। और ये दोनों ही अभियान वर्ष 2020 में चलाए गए थे। उसके पहले अगर हम बात करें तो ब्रसेल्स से निकासी अभियान चलाया गया था वर्ष 2016 में, क्योंकि वहां कुछ स्थानों पर आतंकवादी हमले किए गए थे और जिसके कारण वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश वापस लाया गया था। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर देख सकते हैं 2015 में आपको 2 महत्वपूर्ण ऑपरेशन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक है ऑपरेशन राहत जो चलाया गया था यमन संकट के दौरान, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ऑपरेशन मैत्री। ये चलाया गया था जब नेपाल में भूकंप आया था, उस समय बचाव और राहत अभियान के तौर पर। वर्ष 2011 में एक अभियान चलाया गया था जो आप स्क्रीन पर बिल्कुल देख पा रहे हैं, इसका नाम है ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी। और उसके पहले वर्ष 2006 में एक ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन सुकून, या इसी को कहा जाता है बेरूत सी लिफ्ट। तो इस टेबल से आपको सारे ऑपरेशन के नाम और ये ऑपरेशन किस वर्ष में चलाए गए थे ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये सारे तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं अजय त्यागी, शक्तिकांत दास, माधवीपुरी बुच या अरविंद सुब्रमण्यम। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माधवीपुरी बुच। दोस्तों, माधवीपुरी बुच की जी की नियुक्ति के बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि ये सेबी प्रमुख नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है, सबसे युवा प्रमुख बनी है, निजी क्षेत्र की पहली व्यक्ति है और सेबी प्रमुख नियुक्त होने वाली पहली पूर्णकालिक या पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी है। इसलिए इनका नाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। माधवीपुरी बुच अब पूर्व प्रमुख अजय त्यागी जी का स्थान ग्रहण करेगी। अगर हम सेबी के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप देख पा रहे हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल सन 1992 में की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2022 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? और हमारे विकल्प हैं 4, 5, 6 या 7। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 स्वर्ण पदक। दोस्तों, स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं मीराबाई चानू, विकास ठाकुर, संकेत सागर, बिंदिया रानी, पॉपी हजारिका, नातेश कुमार, उषा बर्नू। तो ये 6 नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में 8 पदक जीता है, जिसमें 6 स्वर्ण पदक जीते गए हैं इन 6 खिलाड़ियों के द्वारा, और इसके अलावा 1 रजत और 1 कांस्य पदक भी भारत ने जीता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतियोगिता बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए एक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 के लिए चयनित अमन ज्योति जाहिरे किस राज्य से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के रहने वाले अमन ज्योति जाहिरे का चयन राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमन ज्योति जाहिरे को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2021 का राज्य बाल वीरता पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो इनका नाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमन ज्योति जाहिरे का नाम और इनसे संबंधित जिला और राज्य को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के विजेता राफेल नडाल निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? और हमारे विकल्प हैं सर्बिया, ऑस्ट्रिया, जापान या स्पेन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्पेन।
दोस्तों राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता है। इससे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि राफेल नडाल ने इस वर्ष का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब भी अपने नाम कर लिया है। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चावल निर्यात के मामले में विश्व का प्रथम निर्यातक देश कौन सा है? और हमारे विकल्प हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया या बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चावल निर्यात करने के मामले में अगर आपको पूछा जाए विश्व का पहला देश कौन सा है तो वो है भारत। और चावल उत्पादन करने में विश्व का पहले देश के बारे में अगर बात की जाए तो उत्पादन के मामले में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों चावल उत्पादन के मामले में हालांकि भारत विश्व का दूसरा देश है, लेकिन अपने उत्पादन का लगभग 10% भारत दूसरे देशों को निर्यात करता है और इस प्रकार भारत विश्व का सर्वाधिक चावल निर्यात करने वाला देश बना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष के पद पर किनकी नियुक्ति की गई है? और हमारे विकल्प हैं डेविड मालपास, एस सोमनाथ, जुनैद अहमद या पीरे ओलिवियर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जुनैद अहमद। और दोस्तों विकल्प में जो 3 आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है, जैसे कि डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ जी हाल ही में इसरो के नए प्रमुख बनाए गए हैं, और यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी में आपको नाम दिखाई दे रहा है पियरे ओलिवियर, ये हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये सारे नाम और इनसे जुड़े हुए तथ्यों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखिए यहीं पर मैंने इन सारी चीजों को लिखा हुआ है, जैसा कि विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं जुनैद अहमद जी जो कि बांग्लादेश के नागरिक हैं, और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास जी। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में और इसका मुख्यालय वर्तमान स्थिति में वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो ये सारे तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में ही रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास 2022 भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? और हमारे विकल्प हैं जापान, रूस, बांग्लादेश या ओमान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओमान। दोस्तों भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास 2022 इस अभ्यास का 6वां संस्करण था, जो कि 21 से 25 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया, और यह दोनों देशों के वायुसेना का एक संयुक्त अभ्यास था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 के प्रतिभागी देश निम्न में से कौन है? और हमारे विकल्प हैं भारत व ओमान, भारत व श्रीलंका, भारत व जापान या ऑप्शन नंबर डी है भारत व अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत व जापान। तो आपको ध्यान में रखना है भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किन्हें मिला है? और हमारे विकल्प हैं अरविंद पाठक, शरद पगारे, चंद्रभान ख्याल या मुनव्वर रजा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रभान ख्याल। दोस्तों चंद्रभान ख्याल को इनके कविता संग्रह ताजा हवा की दाबिशें के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए दिया गया है, और यह तथ्य परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले आर प्रागणनंदा भारत के किस राज्य से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटक या तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। दोस्तों आर प्रागणनंदा जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, एक शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्होंने एक ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है, इसलिए इनका नाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी या रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर बना रहा, और भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो 53 देशों की इस सूची में भारत 43वें स्थान पर काबिज रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या 23 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों फरवरी महीने में मनाए जाने वाले कुछ और महत्वपूर्ण दिवसों की अगर हम बात करें तो आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा कि 2 फरवरी को प्रति वर्ष हम क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और इससे जुड़े एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो अभी हाल ही में फरवरी माह में भारत के 2 और आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर साइट्स में सम्मिलित किया गया है और इस प्रकार भारत में वर्तमान स्थिति में रामसर साइट्स की संख्या 47 से बढ़कर 49 हो गई है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे दूसरे क्रम पे आप देख पा रहे हैं 4 फरवरी और इस दिन मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस और इसी क्रम में आगे बात करें तो विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख दिवस हैं जिसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, फरवरी 2022 की स्थिति में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में आईसीसी के शीर्ष रैंकिंग पर पहुंच गए हैं? और हमारे विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। दोस्तों आईसीसी के बारे में अगर हम बात करें तो आईसीसी की स्थापना की गई थी 1909 में। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। और प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चर्चा करें तो हाल ही में आप सभी को पता है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर फरवरी माह की स्थिति में आईसीसी के शीर्ष रैंकिंग टीम बनने का गौरव हासिल किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? और हमारे विकल्प हैं स्मृति मंधाना, तानिया भाटिया, ऋचा घोष या मिताली राज। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऋचा घोष। तो दोस्तों हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, एक सीरीज खेला जा रहा था। उसमें एक दिवसीय मैच में भारत की ऋचा घोष ने 26 बॉल में 50 रन बनाकर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है, इसलिए इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे 16वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? और हमारे विकल्प हैं भेल, पीएफसी, आईओसीएल या एचपीसीएल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आईओसीएल। तो दोस्तों आईओसीएल के द्वारा देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। और आईओसीएल का फुल फॉर्म आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि वर्तमान स्थिति में देश के 11 महारत्न कंपनियों में शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? और हमारे विकल्प हैं तनिष्का कोटिया, अवनी लेखरा, रिद्धिका कोटिया या ऑप्शन नंबर डी है ए व सी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों। ठीक है, इसके उत्तर के रूप में आप ऑप्शन नंबर डी को ही कंसीडर कीजिएगा क्योंकि तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया दोनों को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है और ये दोनों गुरुग्राम की रहने वाली है। और साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि तनिष्का और रिद्धिका दोनों ही शतरंज खेल से संबंधित है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है? और हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। हमारा 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? और हमारे विकल्प हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हमारा 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? और हमारे विकल्प हैं चीन, जापान, ब्रिटेन या अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हाल ही में लॉन्च कर ली है जो कि इस किस्म की जापान की पहली ट्रेन होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे मार्च महीने के प्रथम सप्ताह के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।